हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू ट्रू आई एस एंड पी सी एस। कंटिन्यू करते हैं अपनी एम लक्ष्मीकांत की 8th एडिशन की डिस्कशन को। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था लक्ष्मीकांत का जो लेटेस्ट 8th एडिशन की जो बुक आई है उसके अंदर दो नए चैप्टर्स लक्ष्मीकांत की 8th एडिशन में हमें देखने को मिलते हैं। हम चैप्टर नंबर 72 को डिस्कस कर रहे थे इस बुक से, जिसका नाम है नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल। और नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के चैप्टर में आपको मैंने कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से अभी तक नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल की इस्टेब्लिशमेंट को समझा दिया है। उसी के साथ हमने बात करी थी कि इसमें हमें कौन कौन मेंबर्स देखने को मिलते हैं और उनको राष्ट्रपति कैसे नॉमिनेट करते हैं। तो कॉम्पोजिशन की बात भी हमने कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से यहाँ पर कंप्लीट कर ली थी अपनी। आज के लेक्चर में दोस्तों हम अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे विद रिस्पेक्ट टू नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल फ्रॉम फंक्शंस ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल। तो नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के जो वेरियस फंक्शंस हैं उसको दोस्तों एक बार के लिए हम कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो फंक्शन हमें बताया जा रहा है राइटर के द्वारा वो ये है, जैसा कि इसकी बॉडी के नाम से ही हमें पता लगता है, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल पूरा का पूरा जो फोकस है वो यहाँ पर है हमारा नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया पर। ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया पर। और वहाँ पर भी जो हमारा फोकस है डैट इज विद रिस्पेक्ट टू डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। तो यहाँ पर जो हमें वेरियस फंक्शंस देखने को मिलते हैं वो क्या है, इसको ये मैंडेट दिया है, इसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि ये जो काउंसिल है इट शैल फंक्शन एज अ रीजनल प्लानिंग बॉडी। कौन सा रीजन की यहाँ पर बात हो रही है? नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के रीजन की बात हो रही है। वहाँ पर उसकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट या वेरियस फॉर्म्स ऑफ डेवलपमेंट की प्लानिंग की जिम्मेदारी होगी इस बॉडी की, जिसको कहा जा रहा है नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल। ठीक है, जिसका का पूरा जो दायित्व होगा, जो जिम्मेदारी होगी, वो होगी डेवलपमेंट देखना नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया की। दूसरा इसका इम्पॉर्टेंट एंड प्रोमिनेंट फंक्शन है कि जब इस बॉडी को रीजनल प्लान्स बनाने होंगे नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के लिए, तो इस काउंसिल को, इस नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल को प्रायोरिटी देनी चाहिए ऐसे स्कीम्स को और ऐसे प्रोजेक्ट्स को जो कि बेनिफिट करें नॉर्थ ईस्ट में दो या दो से ज़्यादा राज्य को एक साथ। यानी कि इसका दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन ये है कि जैसे नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था हमें कितने राज्य देखने को मिलते हैं, हमें वहाँ पर टोटल 8 स्टेट्स जो हैं वो देखने को मिलती हैं। तो इसको दूसरा मैंडेट जो दिया गया है, दूसरा फंक्शन ये दिया गया है कि मान लो इसको यहाँ पर कोई भी स्कीम जो है वो फॉर्मुलेट करनी है। ठीक है, इसको कोई भी प्लान बनाना है यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट की किसी स्टेट के लिए, तो इसको शुरू में प्रायोरिटी इस बात को देनी चाहिए इस बॉडी को। ऐसा बोला गया इसके दूसरे फंक्शन के अंदर कि जैसे ये कोई ऐसा स्कीम और ऐसा प्लान या फिर कोई ऐसे एक्शन के बारे में सोचे ये नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल कि वो साथ में दो या दो से ज़्यादा राज्यों को फ़ायदा दे। फॉर एग्जांपल कोई एक ऐसी स्कीम जो कि साथ में असम, अरुणाचल प्रदेश, इन दोनों को एक साथ फ़ायदा दे। कोई ऐसी स्कीम या ऐसा प्लान ऑफ एक्शन जो कि एक साथ मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा को फायदा दे। तो समझ गए, वैसे तो अलग अलग करके अलग अलग जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उनके लिए भी प्लान ऑफ एक्शन बनाए जा सकते हैं, उनके लिए भी स्कीम बनाई जा सकती है। लेकिन कोशिश इसको सबसे पहले जो करनी है वो इसी बात की करनी है कि ऐसे रीजनल प्लान बनाए जाए, ऐसे स्कीम्स के ऊपर और ऐसे प्रोजेक्ट्स के ऊपर ध्यान दिया जाए जहां पर जो फ़ायदा मिले किसी भी प्रोजेक्ट या स्कीम का वो दो या दो से ज़्यादा राज्य को जो कि नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के हैं उनको एक साथ मिले। अब यहाँ पर एक एक्सेप्शन के बारे में भी दोस्तों हम बात करते हैं। एक्सेप्शन है जो कि लेटेस्ट एंट्रेंट है नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया की स्टेट की कैटेगरी के अंदर, एंड दैट इज सिक्किम। सिक्किम के केस में इसका जो मैंडेट है वो कुछ और बोलता है नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल का। इन केस ऑफ सिक्किम ये बोला जा रहा है इसके फंक्शन के अंदर कि नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल को ऐसे प्रोजेक्ट्स पर
और ऐसी स्कीम पर फोकस करना चाहिए, ठीक है, जो कि स्पेसिफिकली फोकस करे सिक्किम की डेवलपमेंट के ऊपर, सिक्किम की ग्रोथ के ऊपर, जहाँ पर पूरी की पूरी जो बातें हों वो सिक्किम की इकोनॉमी से ही कंसर्न्ड हो एंड कनेक्टेड हो। तो यहाँ पर लिखा हुआ है साफ तरीके से, इन केस ऑफ सिक्किम द काउंसिल शेल फॉर्मुलेट स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स एंड स्कीम्स फॉर दैट स्टेट। कौन से स्टेट की बात हो रही है यहाँ पर? सिक्किम की बात हो रही है। इंक्लूडिंग कि वहाँ पर जो भी कोई प्रोजेक्ट या स्कीम सिक्किम की डेवलपमेंट के लिए लॉन्च करा गया है पहले भी या करा जाना है, उसको टाइम टू टाइम रिव्यू भी करा जाए। तो यानी कि इसका जो दूसरा फंक्शन है वो ये कहता है कि नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल को कोशिश ये करनी चाहिए कि जब भी वो कोई प्रोजेक्ट, किसी प्लान, किसी स्कीम के बारे में सोच रहे हैं, तो उनको हमेशा 2 या 2 से ज़्यादा एक साथ जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के जो राज्य हैं उनको फ़ायदा मिलना चाहिए। ऐसे स्कीम्स के बारे में, ऐसे प्लान ऑफ एक्शन के बारे में फोकस करना चाहिए। लेकिन सिक्किम के केस में नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल का जो दायित्व है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो ये कहती है कि उसे स्पेसिफिकली सिक्किम के लिए प्रोजेक्ट्स और स्कीम्स को लॉन्च करना चाहिए और टाइम टू टाइम उसको रिव्यू भी करना चाहिए। ठीक है, ये 2 इंपॉर्टेंट फंक्शन आई होप आपको नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम बात करते हैं दोस्तों तीसरे इंपॉर्टेंट फंक्शन की ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल। काउंसिल को यह बोला जाता है कि इट शैल रिव्यू फ्रॉम टाइम टू टाइम कि जो भी ये प्रोजेक्ट्स वगैरह अलग अलग नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के राज्यों के लिए या फिर ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, ऐसी स्कीम्स जो कि 2 या 2 से ज़्यादा राज्यों को एक साथ फ़ायदा पहुंचा रहे थे, या फिर इन केस ऑफ सिक्किम स्पेसिफिक जो सिक्किम से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स एंड स्कीम्स है जो सिक्किम को फ़ायदा पहुंचा रहे थे, उसको टाइम टू टाइम इस नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के द्वारा रिव्यू भी करा जाए। और उस रिव्यू के सिलसिले में जो भी अलग अलग रीजनल प्लान्स हैं वो भी रिव्यू करे जाएं। एंड काउंसिल के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी बनती है कि वो रिकमेंड करे कुछ ऐसे मेजर्स को, कुछ ऐसे प्लान ऑफ एक्शन को जिसकी वजह से ये जो 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के जो राज्य हैं इनके बीच में, इनकी सरकारों के बीच में इफेक्टिव तरीके से कोऑर्डिनेशन हो सके। इन 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के राज्यों की जो सरकारें हैं उनके बीच में अच्छे तरीके से कोऑर्डिनेशन हो सके, ताकि बेटर तरीके से जो भी प्रोजेक्ट्स और जो स्कीम अभी तक सोचे गए हैं इन सारे 8 राज्यों के लिए या फ्यूचर में जो बनाए जाने हैं उनका अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन हो। ठीक है, उसके बाद अगले फंक्शन के ऊपर अगर हम बात करें, अगला फंक्शन ये है नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल का, जहां पर कोई भी प्रोजेक्ट या स्कीम जो है अगर वो इस तरीके से बनाया गया है नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के द्वारा कि वो बेनिफिट करता है, वो स्कीम या वो प्रोजेक्ट बेनिफिट करता है 2 या 2 से राज्यों को एक साथ, ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा राज्य जो हैं उनको एक साथ बेनिफिट करता है, तो काउंसिल शैल रिकमेंड द मैनर इन विच सच प्रोजेक्ट्स और स्कीम्स में बी एग्जीक्यूटेड और इम्प्लीमेंटेड, मैनेज और मेंटेन। यानी कि अगर नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल ने कोई भी ऐसी स्कीम बनाई है, कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट बनाया है, कोई भी ऐसा प्लान ऑफ एक्शन लिया है जो कि 2 या 2 से ज़्यादा राज्यों को फ़ायदा पहुंचा रहा है, फॉर एग्जांपल मणिपुर को भी फ़ायदा मिल रहा है, साथ में मिजोरम को भी फ़ायदा मिल रहा है और साथ में मेघालय को भी फ़ायदा मिल रहा है, ऐसा कोई प्रोजेक्ट है जो कि कॉमन इन 3 राज्यों को फ़ायदा पहुंचा रहा है, एग्जाम्पल के लिए आप मान लो, तो नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल इस स्कीम या फिर ऐसे किसी प्रोजेक्ट के केस में करेगा क्या, ऐसे किसी प्रोजेक्ट को कैसे एग्जीक्यूट करा जाना चाहिए, कैसे इंप्लीमेंट करा जाना चाहिए, कैसे वो मैनेज होगा और उसकी फंडिंग कैसे मेंटेन होगी, इसकी देखरेख करेगा। दूसरा, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल ये भी डिसाइड करेगा कि बेनिफिट जो हैं ऐसे किसी प्रोजेक्ट या स्कीम से वो इन सभी 2 या 2 से ज़्यादा राज्यों के बीच में शेयर कैसे करे जाएंगे। फॉर एग्जांपल, जैसा कि अभी हमने एग्जांपल के लिए ऊपर 3 राज्यों को लिया, मणिपुर, मेघालय एंड मिजोरम, तो अगर कोई भी प्रोजेक्ट या कोई भी स्कीम है अगर उससे बेनिफिट पहुंच रहा होगा तो वो तीनों के बीच में इक्वली शेयर कैसे करा जाए और एक्सपेंडिचर जो होगा, जो खर्चा होगा, वो कैसे इनकर करा जाए। फॉर एग्जांपल मान लो नॉर्थ ईस्ट के केस में हमेशा आपको जनरली जो भारत के अंदर स्कीम्स देखने को मिलती हैं वो कुछ ऐसी देखने को मिलती है कि जिनका स्प्लिट रेशियो 90:10 का होता है, यानी कि 90% जो फंडिंग है इट इज़ द बर्डन ऑफ द फंडिंग इज बियर बाय सेंट्रल गवर्नमेंट
और 10% जो है वो जो पर्टिकुलर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो होता है, ठीक है, उसको बेयर करनी पड़ती है वो फंडिंग। ठीक है, ये हम हमेशा देखते ही हैं, चाहे हम जब भी गवर्नमेंट स्कीम्स वगैरह के बारे में पढ़ते हैं सुनते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के केस में 10% ही उनको सिर्फ योगदान देना पड़ता है किसी भी स्कीम के पैसे का। कभी कभार तो पूरा का पूरा तरीके से 100% जो फंडिंग है इट इज़ बोर्न एंड बियर बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ओनली। बट ज़्यादातर हमें ये देखने को मिलता है कि अगर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से पैसा लिया भी जा रहा है तो पूरे प्रोजेक्ट का जो लागत होती है उसका सिर्फ 10% उनको देना पड़ता है, 90% जो है वो केंद्र सरकार अपनी जेब से देती है, अपनी राज्य तिजोरी से देती है, जिसको हम कहते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो ये जो एक्सपेंडिचर है ये कैसे इनकर कर जाएगा कि मान लो कि कोई एक ऐसी स्कीम है, हमें पता लग गया कि नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के लिए स्कीम है, उसके किसी राज्य के लिए स्कीम है, 90% पैसा तो सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है। अभी जो 10% जो पैसा है, और ये स्कीम कोई ऐसी है या फिर ये कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि 2 या 2 से ज़्यादा अधिक राज्यों को, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के राज्यों को प्रभावित कर रहा होगा या फ़ायदा पहुंचा रहा होगा या इम्पैक्ट एटलीस्ट क्रिएट कर रहा होगा उनके राज्यों के अंदर, तो ये 10% पैसा इन 3 राज्यों के अंदर किस तरीके से बांटा जाएगा, ऐसे केस में भी, ऐसे प्रोजेक्ट या स्कीम के केस में भी ये नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल ही डिसाइड करता है। ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल का अगला इंपॉर्टेंट फंक्शन ये है, जो काउंसिल है नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल, इट शैल रिव्यू फ्रॉम टाइम टू टाइम, जब भी इसको ठीक लगे, कि कौन कौन से मेजर लिए जाएं मेंबर स्टेट्स के द्वारा। अब यहाँ पर कौन से मेंबर स्टेट्स की बात हो रही है, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया की जो सरकारें हैं, जो राज्य की सरकारें हैं, उनको बोला जा रहा है यहाँ पर मेंबर स्टेट्स, ताकि कैसे इस रीजन के अंदर, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के अंदर सिक्योरिटी और पब्लिक ऑर्डर जो है वो मेंटेन रहे। और मैंने आपको बताया था सिक्योरिटी के मामले से और पब्लिक ऑर्डर के मामले में ये एरिया काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है। ठीक है, बिकॉज दिस नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया इज़ बॉर्डर्ड बाय वेरियस कंट्री जो कि हमारे पड़ोसी मुल्क हैं, लाइक भूटान, ठीक है, बांग्लादेश, म्यांमार और उसके अलावा चाइना। ठीक है, और पास में हमने देखा कि यहाँ पर पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो चुका है जब बांग्लादेशी रेफ्यूजीज़ जो हैं वो आ गए थे 1971 के बांग्लादेश वॉर के बाद। ठीक है, या जिसको हम ईस्ट पाकिस्तान वॉर भी कहते हैं, इंडो पाक वॉर ऑफ 1971 भी कहते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ था, जो ईस्ट पाकिस्तान से आए हुए जो रेफ्यूजीज़ थे, जिनको हम बांग्लादेशी रेफ्यूजीज़ कहते हैं, वो असम के अंदर सेटल हो गए थे। और ये इशू आज तक प्रभावित करता है वहाँ पर रहने वाले लोगों को। ठीक है, लोकल लोग इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब्ड फील करते हैं शुरू से ही। तो इस तरीके के इश्यूज जो हैं वो पब्लिक ऑर्डर में एक डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए हमें ऐसे इश्यूज़ को भी अच्छी तरीके से टैकल करना चाहिए। तो ये काउंसिल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि टाइम टू टाइम वो रिव्यू करें, ठीक है, कि क्या क्या मेजर्स लिए गए हैं मेंबर स्टेट्स के द्वारा, जिसकी वजह से इस रीजन के अंदर जो सिक्योरिटी एंड पब्लिक ऑर्डर जो है वो मेंटेन रहे, और रिकमेंड करा जाए इन सभी राज्यों की सरकारों को कि फर्दर क्या क्या उनको मेजर्स लेने चाहिए जो उनको ठीक लगते हैं, नेसेसरी लगते हैं इस रिगार्ड में। किस रिगार्ड में, पब्लिक ऑर्डर और इस रीजन के अंदर सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, उसके बाद इसका अगला इंपॉर्टेंट फंक्शन, लास्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ये है कि नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल जो है इट शैल हैव सच पावर, जो कि इसको केंद्र सरकार के द्वारा दी गई होगी। इसके पास और भी अन्य पावर हो सकती हैं। इस लास्ट पॉइंट का मतलब ये है, ये टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं वो उसके फंक्शंस पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो फंक्शन के कंटेक्स्ट में लास्ट पॉइंट हमें ये बता रहा है, राइटर हमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि द काउंसिल शैल हैव सच पावर, इसके पास ऐसी पावर भी हो सकती है जो कि इसको डेलीगेट करी गई हो या फिर नियर फ्यूचर में दी जाए, किसके द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा। तो वो सारी पावर भी इसके पास, इस नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के पास हो सकती हैं। ठीक है, आई होप आपको नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के जो फंक्शंस हैं वो अच्छे से समझ में आए होंगे। कोई दिक्कत, कोई डाउट? दिव्या, रिया, बताओ, आगे बढ़ें? ठीक है, अब दोस्तों हम बात करते हैं नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के इस चैप्टर के अंदर लास्ट टॉपिक के बारे में, डैट इज रीवाइटलाइजेशन। ठीक है,
ये नॉर्थ ईस्ट काउंसिल जो है ये बहुत साल पहले बनाया गया था, जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस करा था। अब क्या होता है, टाइम टू टाइम किसी भी चीज़ को ना रिफ्रेश करना बहुत ज़रूरी होता है। उसके अंदर आप ऐसा भी कह सकते हो कि एक फ्रेश एनर्जी इन्फ्यूज़ करना बहुत ज़रूरी होता है, जैसे जैसे टाइम बदलता है, ठीक है, या फिर कंट्री की जो सिचुएशन होती है या एक रीजन की जो सिचुएशन होती है, जो परिस्थितियाँ होती हैं वो बदलती हैं। तो टाइम टू टाइम किसी भी चीज़ को रीवाइटलाइज करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। फिर चाहे वो अगर हम इंसानों की बात करें या फिर किसी एक जगह की बात करें और पूरे देश की या फिर किसी राज्य की बात करें। तो हुआ क्या था, 2003 में मिनिस्ट्री ऑफ डोनर, जिसके बारे में मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था जब इस चैप्टर की स्टार्टिंग करवाई थी मैंने। मिनिस्ट्री ऑफ डोनर क्या है, डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। इस डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की जो मिनिस्ट्री है उसको हम शॉर्ट में एब्रीविएशन की फॉर्म में कहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ डोनर। तो इसने 2002 में जो अमेंडमेंट हुई थी, जिसके बाद मैंने आपको बताया था कि सिक्किम को इंक्लूड करा गया था इस नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के अंदर। सिक्किम वॉज द लेटेस्ट एंट्रेंट, लेटेस्ट स्टेट टू ज्वाइन इंडिया। शुरू में उसके पास जो स्टेटस था इंडिया को ज्वाइन करने के बाद, इंडियन यूनियन में मर्ज होने के बाद, डैट वॉज ऑफ यूनियन टेरिटरी। आगे चलकर उसका फुल फ्लेजेड स्टेट का जब एक टाइटल उसको मिल गया था, तब उसको नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के अंदर शामिल करा गया, और तब 7 सिस्टर स्टेट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट बन गई 8 सिस्टर स्टेट्स। तो इन 2003 मिनिस्ट्री ऑफ डोनर जो है, इट हैड अ फॉलो अप टू द 2002 अमेंडमेंट, ठीक है, जिसको कॉन्स्टिट्यूट करा गया था पहले नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल की फॉर्म में। अब क्या होता है, 2003 में एक मिनिस्ट्री का गठन करा जाता है, उसको बोला गया नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल रीवाइटलाइजेशन कमेटी, ठीक है। इस मिनिस्ट्री ऑफ डोनर ने एक कमेटी का गठन करा, 2003 में एक कमेटी बनाई गई नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल रीवाइटलाइजेशन कमेटी, और इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि ये कुछ मेजर्स वगैरह सजेस्ट करें, ठीक है, कुछ रिकमेंडेशंस वगैरह दे, कुछ मेजर्स को सजेस्ट करें कि कैसे नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल जो है, जो कि वर्क कर रही थी अभी तक एज अ रीजनल प्लानिंग बॉडी, वो और अच्छे से काम कर सके, वो अच्छे से रीवाइटलाइज हो सके। तो कमेटी ने क्या करा, अपनी रिपोर्ट जो है वो भारत की सरकार को सौंपी अगले ही साल 2004 में, ठीक है। और 2003 में मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ने इस कमेटी को बनाया था। अगर आप ये 5th पॉइंट की तरफ ध्यान दो, यहाँ पर जो लिखा हुआ है, जो लक्ष्मीकांत के एंड में लिखा रहता है, तो ये जो कमेटी थी ये 11 सदस्यों की एक कमेटी थी, जिसको हेड कर रहे थे मिस्टर पी श्रीवास्तव, जो कि उस ज़माने के अंदर एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर थे, ठीक है। उन्होंने पूरा का पूरा ये रीवाइटलाइजेशन का काम करा था। अब इस कमेटी ने बहुत सारी रिकमेंडेशंस दी थी, कुछ मेजर रिकमेंडेशंस को हम देख लेते हैं, ठीक है, कि इसने बोला क्या। सबसे पहले जो रिकमेंडेशंस दी गई वो बहुत सारे की पॉइंट्स पर दी गई विद रिस्पेक्ट टू नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल, कि इसकी थोड़ी सी कॉम्पोजिशन को चेंज करा जाए, ठीक है, मेंबर्स को इंक्लूड करा जाए और ज़्यादा, और इसको एक कॉम्प्रिहेंसिव बॉडी बनाया जाए। उसके बाद स्ट्रेंथन करा जाए और रीस्ट्रक्चर करा जाए नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के सेक्रेटेरिएट जो है, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल का जो सेक्रेटेरिएट है उसके ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप को, उसके बेस को और अच्छे से स्ट्रेंथन करा जाए और रीस्ट्रक्चर करा जाए। और ये नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल का जो सेक्रेटेरिएट है, जो हेडक्वार्टर है, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था, ये जो पहला पैराग्राफ था इस चैप्टर का, वो कहाँ पर लोकेटेड है, मेघालय, जो कि एक मेंबर है नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल का, उसकी जो कैपिटल है शिलोंग, वहाँ पर इस नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल का सेक्रेटेरिएट है, जिसको हम हेडक्वार्टर भी कह सकते हैं। उसके बाद इस कमेटी ने रिकमेंडेशन दी कि हमें सेक्टोरल एम्पावर्ड कमिटीज़ जो हैं, ठीक है, उनको सेटअप करना चाहिए, जो कि अलग अलग सेक्टर्स के अंदर वर्क कर सकें, अलग अलग एरियाज़ जो हैं नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया की डेवलपमेंट के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पर इनको बजट कितना मिलता है, या फिर यहाँ पर जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो होती है वो किस हिसाब से होती है, यहाँ पर जो एनवायरमेंटल प्रिजर्वेशन है उसके लिए क्या स्टेप लिए जाते हैं, ये जो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया है ये कितना ज़्यादा कनेक्टेड है पूरे के पूरे इंडिया से, इसको और ज़्यादा कनेक्टेड कैसे बनाना है,
यहाँ पर जो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया का जो कल्चर है उस कल्चर को हमें कैसे स्प्रेड करना है पूरे इंडिया के अलग अलग कोनों में। यहाँ पर जो इसकी जो प्रोग्रेस है, जो डेवलपमेंट है, जो स्टेट लेवल पर जो जीडीपी है, ठीक है, उसको कैसे हमें बढ़ाना है, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया को कैसे प्रोग्रेसिंग मोड पर लेकर आना है। तो ये जो काम है, इस कमेटी ने बोला कि अलग अलग सेक्टर के काम है ये, तो इसलिए अलग अलग हमें सेक्टोरल एम्पावर्ड कमिटीज़ बनानी चाहिए अलग अलग एरियाज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाने के लिए। उसके बाद इस कमेटी ने ये भी रिकमेंड करा कि कुछ मेजर्स हमें लेने चाहिए फॉर रीजनल प्लानिंग, ताकि यहाँ पर सस्टेनेबल तरीके से ग्रोथ हो सके और सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सके। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड ग्रोथ का मतलब दोस्तों आप बहुत अच्छे से जानते हो, ठीक है। हमारे फाउंडेशन कोर्स की क्लासेस में हम ये कॉन्सेप्ट काफ़ी बार अलग अलग सब्जेक्ट्स के अंदर डिस्कस कर चुके हैं कि मीटिंग द नीड्स ऑफ प्रेजेंट जनरेशन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द नीड्स फॉर फ्यूचर जनरेशन, ठीक है। उसके बाद इस कमेटी ने ये भी रिकमेंड करा कि जो रीजनल प्लान जो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के लिए बनाया जाता है नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के द्वारा, उसकी जो फाइनेंसिंग है वो एक स्पेशलाइज बॉडी के थ्रू होनी चाहिए जिसको कहा गया था ग्रॉस बजटरी सपोर्ट। और जो अभी तक नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया की जो फंडिंग होती थी, जो रीजनल प्लान जो उसका पूरा बनता था, उसकी फंडिंग होती थी थ्रू नॉन लैप्सेबल सेंट्रल पूल ऑफ रिसोर्सेज। इसको बंद करके जो रीजनल प्लान के अंदर जो पूरा पैसा एलोकेट करने की बात करी जाती थी किसी भी स्कीम या किसी भी एक प्लान ऑफ एक्शन के लिए, वो होना चाहिए थ्रू ग्रॉस बजटरी सपोर्ट, ठीक है। अब दोस्तों ये चीज़ आपको ये वाला जो पॉइंट है ज़्यादा अच्छे से समझ में आया नहीं होगा, ठीक है, बिकॉज आप ये पहली बार सुन रहे हो, जिसको शॉर्ट में कहा जाता है नॉन लैप्सेबल सेंट्रल पूल ऑफ रिसोर्सेज। ये जो लिखा हुआ है ना, नॉन लैप्सेबल सेंट्रल पूल ऑफ रिसोर्सेज, इसको शॉर्ट में बोला जाता है NLCPR, ठीक है। NLCPR क्या है? ये स्कीम अब नहीं चलती है। अगर हम इसका छोटा सा दोस्तों बैकग्राउंड डिस्कस करें, इसके बारे में मैं एक बार के लिए आपको बता देता हूं। अगर नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के बारे में बात हो रही है, ये एक तरीके से पहले चलने वाली सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम थी, ठीक है। इसको जो एडमिनिस्टर करा जाता था, इस स्कीम को जो एडमिनिस्टर करा जाता था, इट वॉज एडमिनिस्टर्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ डोनर ओनली, जिसको हम बोल रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, ठीक है। इसका पर्पस क्या था इस स्कीम का? नॉन लैप्सेबल सेंट्रल पूल ऑफ रिसोर्सेज, ये एक प्रकार की स्कीम थी, सेंट्रल गवर्नमेंट की, केंद्र सरकार की स्कीम थी, ठीक है। इसका जो पर्पस था, या आप कह लो एम कह लो, जिसकी वजह से इसको बनाया गया था, वो ये था कि हमारे देश में ये जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जो है, यहाँ पर इसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो है वो हो सके, ठीक है। अगर हम बात करें, इसको क्रिएट कब करा गया था? तो दिस स्कीम वॉज क्रिएटेड इन 1998। अब यहां पर एक स्पेशल चीज दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा। देखो क्या है कि केंद्र सरकार जो है 1998 तक या 1998 से पहले भी आप कह सकते हो कि वो कुछ पैसा बचाकर रखती थी हर साल अपने यूनियन बजट के अंदर, जिसको वो प्लान करते थे कि दे विल स्पेंड इट ऑन
नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, वहां पर जो भी स्टेट्स हुआ करती थी। समझने की कोशिश करना दोस्तों अच्छी तरीके से, मैं क्या बोल रहा हूँ एकदम अपना फोकस लगा के समझने की कोशिश करो। 1998 तक, 1998 में किसकी सरकार थी? अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी। 1998 तक और उससे पहले भी केंद्र सरकार, जैसे आपको पता है कि बहुत सारे अलग अलग सेक्टर्स के ऊपर, अलग अलग रीजन्स के ऊपर फोकस करती है हर साल के बजट में। आज भी करती है, उस जमाने में भी करती थी, शुरू से करते हैं हम फोकस हर एक एरिया के ऊपर, चाहे वो रेलवेज हो, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री हो, कोई एक पिछड़ा हुआ राज्य हो, कोई एक रीजन हो जहाँ पर इस साल बाढ़ आ गई हो या कोई प्राकृतिक आपदा आ गई हो, तो बजट के अंदर हमेशा एक पर्टिकुलर एरिया या सेक्टर के ऊपर फोकस जो है वो रहता ही रहता है। ठीक है, 1998 में भी ऐसा हुआ करता था, 1998 से पहले भी ऐसा हुआ करता था। हमेशा केंद्र सरकार जब भी बजट निकालती थी तो उसमें नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के लिए भी जो पैसा होता था वो एलोकेटेड होता था। अब एक चीज ऑब्जर्व ये करिए कि नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के लिए जो पैसा एलोकेट होता है, जो पैसा एलोकेट होता है, जो फंड एलोकेट होता है, उस फंड में से कुछ हिस्सा बच जाता है जो कि अनस्पेंड फंड होता है। जैसे केंद्र सरकार ने अलग अलग मिनिस्ट्री, अलग अलग टॉपिक्स के लिए बजट में इतना इतना पैसा एलोकेट करा। अब ज़रूरी थोड़ी ना है कि हर एक चवन्नी, हर एक रुपया, पूरी की पूरी जो लागत है उसके साथ वो पैसा एलोकेट हो ही जाएगा। कभी कभार कुछ कुछ पैसा बच भी जाता है, या एलोकेट हो गया था लेकिन उतना खर्च नहीं हो पाया, तब तक सरकार का कार्यकाल खत्म हो गया, या फिर अगले साल का फ्रेश बजट आने वाला है। ठीक है, तो जो अनस्पेंड फंड था वो हमेशा नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के लिए जितना एलोकेट करा जाता था वो हमेशा बच जाता था। तो जब ऐसा होने लगा तो साल 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने ये डिसाइड करा कि ये जो अनस्पेंड बैलेंस ऑफ फंड्स हैं जो कि इस नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया एज अ रीजन के लिए ईयर मार्क करा जाता है, एलोकेट करा जाता है, जब वो बच जाता है तो उस बचे हुए पैसे से हम एक ये स्कीम चला देते हैं और इसी स्कीम को बोला गया नॉन लैप्सेबल सेंट्रल पूल ऑफ रिसोर्सेज, NLCPR। ठीक है, जिसकी वजह से ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट को सरकार ने ये सोचा, केंद्र सरकार ने ये सोचा कि हम बेसिकली क्या करेंगे इस रीजन में और पूरे इंडिया के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो गैप्स हैं उसको हम ब्रिज करेंगे कि पूरे इंडिया में जैसी डेवलपमेंट जैसे पूरे राज्य को मिल रही है वैसे यहाँ के राज्य को भी मिले। ठीक है, और हम प्रायोरिटी बेसिस पर जो भी यहाँ की राज्य की सरकारों ने, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की सरकारों ने जो भी सोच रखा है कि हम कुछ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करना चाहते हैं लेकिन हमारे पास उतना पैसा नहीं है, तो केंद्र सरकार उन राज्य की सरकारों के जो प्रायोरिटी वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको फाइनेंस करने का काम करेगी, स्पेशली इफ दोज प्रोजेक्ट्स आर रिलेटेड टू इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। ठीक है, तो यहां पर आप ऐसा कह सकते हो कि ये जो NLCPR का जो मेन ऑब्जेक्टिव जो था वो ये था कि सरकार ये चाहती थी कि हम एक्सलरेट करें नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को, और वो दो तरीके से हो सकता था। एक तो जो बजट एलोकेट करा जाता था, जो बजट एलोकेशन करी जाती थी नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के लिए, एक तो उसको बढ़ाना और दूसरा न्यू प्रोजेक्ट्स को फंड करना।
फंडिंग कैसे होती थी ये मैंने आपको चीज़ ऑलरेडी क्लियर कर दी है। इस प्रोजेक्ट की जो फंडिंग जो देखी गई वो ये देखी गई कि जो अनस्पेंड बैलेंस है, बैलेंस जो है अनस्पेंड बैलेंस एक ऐसे फंड का जो कि एलोकेट करा गया था नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के लिए, उसका जो पैसा बच गया है उस बचे हुए पैसे से ये वाली स्कीम चलाई गई थी। इस एनएलसीपीआर स्कीम या प्रोजेक्ट की अगर हम लोग बात करें कि इसका जो स्कोप है, इस प्रोजेक्ट का जो स्कोप है वो कौन कौन से डेवलपमेंट की बात करता है। यहां पर जब बात हो रही है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की, तो यहां पर दो प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होती है। एक है इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर जहां पर रोडवेज वगैरह बनाने की बात होती है, और एक है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जहां पर बात होती है हेल्थ केयर की, एजुकेशन की। ठीक है, अब इस स्कीम के अंदर हमें यह भी समझना पड़ेगा कि फंडिंग पैटर्न क्या था इस स्कीम का। क्या सारा पैसा केंद्र सरकार देगी या फिर सारा पैसा राज्य की सरकार देगी, या 50-50% बांटेंगे, या कैसे बांटेंगे। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के केस के अंदर दोस्तों हमेशा से ये देखा जाता है कि जो फंडिंग पैटर्न है वो 90:10 का चलता है। 90% जो पैसा है ये डिसाइड करा गया कि वो केंद्र सरकार देगी, ठीक है, और 10% जो पैसा है वो देगी स्टेट गवर्नमेंट। अब यहाँ पर दिक्कत वाली बात ये है ना कि जो हमने फंक्शंस में जैसे अभी हमने यहाँ पर पढ़ा था कि इस नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल को ये बोला जाता है कि ऐसे स्कीम्स और ऐसे रीजनल प्लान्स वगैरह बनाओ, यहाँ पर ऐसे प्रोजेक्ट्स वगैरह लॉन्च करो जो कि बेनिफिट करें दो या दो से ज़्यादा राज्य को। सिक्किम के केस में सिर्फ सिक्किम स्पेसिफिक प्रोजेक्ट और स्कीम बनाए जा सकते हैं, वो बनाए जा सकते हैं सिर्फ सिक्किम स्पेसिफिक। लेकिन बाकी फोकस यही होना चाहिए, प्रायोरिटी यही होनी चाहिए नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के लिए कि हमेशा ऐसे स्कीम या फिर ऐसे प्रोजेक्ट या फिर ऐसे प्लान ऑफ एक्शन पे फोकस करो जो कि दो या दो से ज़्यादा जो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के जो राज्य हैं उसके ऊपर फोकस करें। तो ये जो 10% पैसा जो एलोकेट करने की बात हो रही है, सॉरी नॉट पैसा एलोकेट, फंडिंग पैटर्न की जो बात हो रही है, तो उसमें अगर 3 राज्य हैं जैसा कि अभी हमने एग्जाम्पल में अपने लिए थे, मेघालय, मिजोरम एंड मणिपुर। ठीक है, ये 3 राज्य हैं M3, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर। तो फिर इस केस में क्या होगा, यहां पर ये नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल डिसाइड करेगा कि जो 10% पैसा जो फंड करना है किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, तो वो इन तीनों के अंदर कैसे डिवाइड होगा, कैसे इनको एक्सपेंडिचर इनकर करना है। मेघालय को कितना, मणिपुर को कितना, मिजोरम को कितना। ठीक है, जहां पर हम बात करें एडमिनिस्ट्रेशन की, जहां हम बात करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एनी प्रोजेक्ट या स्कीम जो कि इसके अंतर्गत लॉन्च करी जाएगी, तो पूरा का पूरा जो फंड का जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा या जो एडमिनिस्टर करेगा इसको, दैट विल बी मिनिस्ट्री ओनली, मिनिस्ट्री ऑफ डोनर डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। तो ये स्कीम जैसा कि मैंने आपको पहले बताया ये पहले चलती थी। ठीक है, नॉन लैप्सेबल सेंट्रल पूल ऑफ रिसोर्सेज NLCPR। ठीक है, इसको आगे चलकर रिप्लेस कर दिया गया था बाय अ न्यू स्कीम जिसको बोला गया NESIDS। अभी NESIDS क्या है, NE का मतलब है नॉर्थ ईस्ट, S का मतलब है स्पेशल,
आई का मतलब है इंफ्रास्ट्रक्चर, डी से है डेवलपमेंट और एस से है स्कीम। नॉर्थ ईस्ट स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम ये कब आती है? ये आई थी एनएलसीपीआर को रिप्लेस करते हुए साल 2017-18 में। अब ये जो नई स्कीम आई, अभी तक आपने देखा था कि फंडिंग पैटर्न क्या था, 90:10, 90% पैसा अलग अलग स्कीम और प्रोजेक्ट के लिए केंद्र सरकार देगी, 10% वो पर्टिकुलर राज्य की सरकार, या फिर अगर दो या दो से ज़्यादा राज्य की सरकारें नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया की इम्पैक्ट हो रही हैं उस प्रोजेक्ट या स्कीम से, तो वो मिल बांट कर पैसा देंगी, जो 10% उनको देना है। और कैसे देंगी मिल बांट कर, ये डिसाइड करेगा नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल। जब ये नई स्कीम आती है एनएलसीपीआर को रिप्लेस कर नॉर्थ ईस्ट स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम, NESIDS, ठीक है, नीसिड्स। तो नीसिड्स स्कीम एनएलसीपीआर से अलग ऐसे थी कि इसके अंदर ये बोला गया था कि सर्टेन टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स के लिए, याद रखना ऑल टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स के लिए नहीं, सारे प्रोजेक्ट्स की बात नहीं हो रही यहां पर, सर्टेन टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट्स के लिए जो पैसा होगा किसी भी स्कीम या प्रोजेक्ट के लिए, वहां पर 100% जो फंडिंग होगी वो फंडिंग आराम से कर दी जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। लेकिन यहां पर ध्यान रखने वाली बात यही है कि 100% ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो फंडिंग करी जाएगी, इट विल बी फॉर सर्टेन टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट्स ओनली, नॉट ऑल टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट्स, गिने चुने कुछ प्रकार के प्रोजेक्ट्स के लिए ही, ठीक है। ये समझ में आया आपको? बताओ, एनएलसीपीआर और उसका नीसेट्स बनना, बताओ दिव्या, रिया, कोई दिक्कत, कोई डाउट आ गया? तो इस कमेटी ने 5th पॉइंट के अंदर ये रिकमेंड करा था कि रीजनल प्लानिंग के ऊपर जब भी हम फोकस करते हैं नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के अंदर, उसकी स्टेट्स के अंदर, तो उसकी जो फाइनेंसिंग होनी चाहिए, कोई भी जो रीजनल प्लान बनेगा, प्लान को बनाने के बाद कोई स्कीम आएगी, कोई प्रोजेक्ट आएगा, तो उसकी जो फाइनेंसिंग होनी चाहिए, इट शुड बी फ्रॉम ग्रॉस बजटरी सपोर्ट। इसके लिए एक स्पेशलाइज बजट होना चाहिए, ना कि वो पैसा नॉन लैप्सेबल सेंट्रल पूल ऑफ रिसोर्सेज से आना चाहिए। क्यों ऐसा क्यों कहा गया इस कमेटी के द्वारा? क्योंकि नॉन लैप्सेबल सेंट्रल पूल ऑफ रिसोर्सेज जो स्कीम पहले चलती थी, वो तो बचा हुआ पैसा हुआ करता था ना। हर साल के बजट के अंदर केंद्र सरकार ऑलरेडी पैसा एलोकेट कर तो रही है, डेजिग्नेट कर तो रही है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के स्टेट्स के लिए। तो जो पैसा एलोकेट होने के बावजूद भी अनस्पेंड होता था, जो खर्चा नहीं हो पाता था, जिसका जो बच जाता था, उससे ये स्कीम चले गई थी NLCPR, नॉन लैप्सेबल सेंट्रल पूल ऑफ रिसोर्सेज। अब इसके अंदर एक बार बताओ, जितना पैसा खर्च नहीं हो पाया वो कितना ही होता होगा। अब इसके अंदर कोई ऐसा तो है नहीं कि पैसे की खदान भरी पड़ी है ना, कुबेर का खजाना है इस स्कीम के अंतर्गत, कि हम कोई भी प्रोजेक्ट सोचेंगे वो आंखें बंद कर कर अलादीन के चिराग की तरह इम्प्लीमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसा तो हो नहीं सकता, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो इसलिए इस कमेटी ने रिकमेंड करा था, ये जो 11 सदस्यों की जो कमेटी थी जिसको हेड करा गया था PP श्रीवास्तव जी के द्वारा, जो कि एक रिटायर्ड IAS ऑफिसर थे, कि नॉन लैप्सेबल सेंट्रल पूल ऑफ रिसोर्सेज से पैसा निकालकर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की डेवलपमेंट या कोई भी रीजनल प्लान या कोई भी स्कीम अगर इंट्रोड्यूस हमें करनी है, लॉन्च करनी है, वो आइडिया सही नहीं है। क्योंकि NLCPR के अंदर नॉन लैप्सेबल सेंट्रल पूल ऑफ रिसोर्सेज के अंदर इतना पैसा है ही नहीं। हमें ऐसे किसी रीजनल प्लान के लिए, ऐसे किसी स्कीम या प्रोजेक्ट के लिए ग्रॉस बजटरी सपोर्ट चाहिए पड़ेगा। केंद्र सरकार अपनी जेब से पैसा दे, या फिर इसके लिए एक सेपरेट जो फंड है वो बनाया जाए, या फिर जब NLCPR को रिप्लेस करके हमने नीसिड्स बनाया ना अभी, जो नॉर्थ ईस्ट स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम है,
जो कि NLCPR को रिप्लेस कर आई थी साल 2017-18 में, जिसके बारे में मैंने अभी आपको नीचे काफ़ी डिटेल में बताया। तो बेटर आइडियाज़ कमेटी को ये लगा कि कुछ कुछ तरह के प्रोजेक्ट्स के लिए 100% जो फंडिंग है वो सेंट्रल गवर्नमेंट कर दे तो वो ज़्यादा बेटर है। और अगर राज्य की सरकारों का, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया की स्टेट्स की सरकारों का भी अगर हमें सपोर्ट चाहिए तो स्प्लिट रेशियो शुड बी 90:10। 90% पैसा केंद्र सरकार दे, 10% वो राज्य की सरकारें दे जो कि नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया से बिलोंग करती हैं। अगर कोई प्रोजेक्ट या स्कीम एक से ज़्यादा नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के राज्य को प्रभावित करता है तो फिर ये जो नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल है ये डिसाइड करेगा कि वो 2 या 2 से ज़्यादा जो राज्य हैं, जो एक साइड पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका तो फिक्स है ही कि उसको 90% पैसा देना है, लेकिन जो 10% पैसा है अगर वो प्रोजेक्ट या स्कीम 2 राज्य को प्रभावित कर रही होगी तो उनको 5-5% पैसा बांटना पड़ेगा। अगर 3 या फिर 3 से ज़्यादा है, 4-5 हैं, तो फिर वो 10% पैसा बटेगा कैसे 3 या 5 राज्यों के अंदर, कैसे उनको एक्सपेंडिचर इनकर करना है, ये सब कुछ नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल डिसाइड करेगा। उसके अलावा इस कमेटी की जो और रिकमेंडेशंस थी वो ये थी कि हमें कुछ ऐसे मेजर्स लेने चाहिए जिससे टाइमली इम्प्लीमेंटेशन हो रीजनल प्लान की। रीजनल प्लान का पूरा जो ढांचा है वो अच्छे से इम्प्लीमेंट हो, जो प्लान बनाया गया है वो अच्छे से प्रैक्टिकल वर्किंग में हमें दिखे। उसके बाद जो भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के अलग अलग राज्यों के लिए लिए जाते हैं उसकी टाइम टू टाइम मॉनिटरिंग हो, उसका इवेल्यूएशन हो, ठीक है, कि वो टाइम पर कंप्लीट हो, अच्छे से वर्क करें। ऐसा नहीं कि 1-2 साल के लिए वो डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स काम करें, उनका असर दिखा और बाद में वो लैप्स कर गए। नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल का रोल होना चाहिए बॉर्डर ट्रेड में भी। जैसा कि मैंने आपको बताया ये नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया का जो पूरा का पूरा एरिया है ये 4 प्रोमिनेंट राज्यों को टच करता है, जैसे भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार एंड चाइना, ठीक है। तो ये काफ़ी वॉलेटाइल रीजन तो है ही, लेकिन इसके अलावा यहाँ पर बड़ी सारी बॉर्डर ट्रेड की अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। लेकिन उन बॉर्डर ट्रेड की अपॉर्चुनिटीज़ को देखते हुए नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल को ये भी इंश्योर करना चाहिए यहाँ पर किसी भी प्रकार का पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब ना हो, ना ही सिक्योरिटी जो है उसके ऊपर कोई खतरा है, भारत की सिक्योरिटी के ऊपर, इस एरिया की सिक्योरिटी के ऊपर। उसके बाद इस कमेटी ने यह भी रिकमेंड करा कि नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल का जो मैंडेट है उसको हमें ऑपरेशनलाइज करना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू सिक्योरिटी एंड पब्लिक ऑर्डर। तो आप ऐसा कह सकते हो ये जो पॉइंट नंबर 8 है और जो पॉइंट नंबर 9 है ये आपस में कनेक्टेड है, बिकॉज जब बॉर्डर ट्रेड की बात आती है तो बॉर्डर ट्रेड का इशू जो है वो इंटरनल सिक्योरिटी और पब्लिक ऑर्डर से कहीं ना कहीं कनेक्टेड हो ही जाता है, ठीक है। तो ये दोस्तों मैंने आपको कॉम्प्रीहेंसिव तरीके से पूरा का पूरा जो चैप्टर है ये मैंने आपको कंप्लीट करवाया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों एक बात और लिखी हुई है जो कि लक्ष्मीकांत में जैसे बैक में लिखी रहती है, जो हमने ये यूनियन होम मिनिस्टर वाला पॉइंट पढ़ा था ना कल के लेक्चर के अंदर कि ही और शी विल बी द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन और मिनिस्टर इन चार्ज जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के होंगे वो एक्स ऑफिशियो वाइस चेयरमैन होंगे ऑफ द काउंसिल के। तो यहाँ पर जो मिनिस्टर इन चार्ज जिसको कहा जा रहा है वो कैबिनेट मिनिस्टर भी हो सकते हैं, ठीक है, या फिर मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी हो सकते हैं। तो आपको पता होगा जब भी हम बात करते हैं सेंट्रल लेवल पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की तो वहाँ पर कुछ कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, ठीक है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्जेस भी होते हैं। तो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सब कैटेगराइजेशन होती है जिसके ऊपर हमने चैप्टर पढ़ा था। एंड प्राइम मिनिस्टर्स की चैप्टर के अंदर, चीफ मिनिस्टर के चैप्टर के अंदर भी हमने इसको कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से समझा था। तो इसको आप ऐसा समझ जाना अगर आपको कोई भी चीज़ कॉम्प्लिकेटेड लगी हो कि 2018 से हमारे देश में कन्वेंशन चल रही है। दिस इज़ नॉट अ रूल, दिस इज़ नॉट अ ऑफिशियल रिकॉर्ड, सिर्फ एक कन्वेंशन, एक रीति रिवाज परंपरा की तरह एक प्रथा चल रही है कि जो हमारे केंद्र गृह मंत्री हैं वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं, ठीक है, इस नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के, और मिनिस्टर इन चार्ज जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स के साथ एसोसिएटेड होते हैं, फिर चाहे वो कैबिनेट मिनिस्टर हो या फिर मिनिस्टर ऑफ स्टेट हो, वो एक्स ऑफिशियो वाइस चेयरमैन होंगे। लेकिन यहाँ पर भी मैंने आपको एक रूल ये बताया था कि भारत के जो राष्ट्रपति हैं अगर उनको लगे, भारत के राष्ट्रपति जो है मे इफ डीम्ड नेसेसरी, अगर उनको सही लगे तो वो नॉमिनेट कर सकते हैं, ठीक है,
किसी भी मेंबर को ऑफ द काउंसिल कि वो ऐड करें एज द वाइस चेयरमैन ऑफ द काउंसिल। उनके हाथ बंधे नहीं है कि राष्ट्रपति को, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को वाइस चेयरमैन जो है नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल का वो नियुक्त करना ही करना है, ऐसा नहीं है। चेयरमैन तो होगा, ये चीज़ फिक्स है, लेकिन वाइस चेयरमैन होगा ये चीज़ फिक्स नहीं है। तो दोस्तों हमारा छोटा सा एक चैप्टर था, ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से मैंने आपको इसको बता दिया। तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। 8th एडिशन के अंदर ही आपको ये वाला चैप्टर जो है वो देखने को मिलेगा। इसी बुक के अंदर इस बार ये वाला चैप्टर आ रखा है, सिर्फ 8th एडिशन में गिवन है ये चैप्टर नंबर 72, ठीक है। इसका नाम है नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल। तो हमारी डिस्कशन इस चैप्टर को लेकर कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कवर हुई, ठीक है। चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।